देखो बच्चों, आज का टॉपिक है पूर्व मौर्य काल। ठीक है, मतलब मौर्य काल से पहले इतिहास में जो घटनाएं घटी उस काल को पूर्व मौर्य काल कहा जाता है। इसी कालखंड में कुछ ऐसी मतलब चीज़ें हुई जिसने इतिहास परिवर्तन का काम किया। जैसे एक टॉपिक है 16 महाजनपद। इसी कालखंड में विकास के 16 महाजनपद। दूसरी बात है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। कितने टॉपिक आ जाते हैं आपके पूर्व मौर्य काल। ठीक है ना, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उद्भव एवं विकास तथा पतन। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म का अब पहला टॉपिक आपका क्या है? 16 महाजनपद। ठीक है ना, क्या है आपका टॉपिक? 16 महाजनपद। तो हमने वैदिक काल में आप लोगों को राजनीतिक रूप से बताया था। क्या बताया था वैदिक काल में? हमने ये बताया था कि सबसे छोटी जो इकाई थी राजनीतिक इकाई वो थी क्या? या कुटुंब। दूसरी थी ग्राम। ग्राम के नीचे इसके नीचे जन। जन के पश्चात जो इकाई थी वो क्या थी? महाजनपद। ये इतना जो है वैदिक काल तक था। और वैदिक काल के पश्चात ये महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का महाजनपद काल आ गया। हमने बताया था कि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया। इसके पश्चात इसी कालखंड में महाजनपद यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद इस कालखंड में थे। देखिए, पहले हमें ये समझना है कि कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, राजनीतिक रूप से प्रारंभ में अनेक भागों में बटा। प्रारंभ ठीक, समाज जैसे जैसे विकास करता जाता है, चेतना जागृत होती जाती है।
और जो राज्य शक्तिशाली हो, उस राज्य के अंदर में पूरा देश एकीकृत हो जाता है। जैसे जर्मनी का एकीकरण, जर्मन में जो कितने 30 राज्य थे कम से कम, ठीक है नहीं, लेकिन जो बड़ा राज्य था और जो शक्तिशाली राज्य था वो था प्रसा। ठीक, तो प्रसा के अधीन जर्मनी का एकीकरण हो गया 1871 में। इसके पश्चात इटली की हम देखते हैं, तो इटली का एकीकरण पीडमोंट एवं सार्डिनिया जो राज्य था उसके राजा के अधीन हुआ था। विक्टर एमेनुएल नाम था इनका। तो कहने का मतलब ये है कि वैदिक काल में छोटे छोटे जन थे और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में परिस्थितियां ऐसी बदली कि जैसे बांदा आज से कुछ साल पहले, 20 साल पहले कुछ और स्थिति में था। आज जो है, जो जहाँ था बांदा, मतलब 10-15 साल पहले, अगर आज देखा जाए तो कम से कम बांदा जो है कि 5-7 किलोमीटर इस तरफ को चला गया, 5-7 किलोमीटर चारों ओर चला गया। ठीक, खाली बगल में केन नदी होने के कारण इस तरफ विकास नहीं हो पा रहा और बकाया तीनों दिशाओं में विकास हुआ, ये वाली रास्ता छोड़कर। इसी प्रकार से वहाँ पर और विकास कब होता है? विकास उन परिस्थितियों में होता है जब समाज सुख एवं समृद्धि की हो। युद्ध की हालात में कोई भी किसी भी देश का विकास नहीं हो। युद्ध का मतलब है उस देश पर बाहरी आक्रमण हो और वह देश विकास कर ले जाए, तो ऐसा संभावना नहीं। इतिहास में यही बताया जाता है, यही पढ़ाया जाता है और कॉमन सेंस की भी बात है कि जो जो देश युद्धरत रहे हैं वो पतन की ओर गए और जिन देशों में युद्धों से जिन्होंने परहेज किया, विकास किस कालखंड में ज़्यादा होता है? शांति का। जितनी समाज में शांति होगी, समाज का उतना विकास होगा, उस देश का विकास होगा। तो उसी प्रकार से ये 16 महाजनपदों का विकास होगा और 16 महाजनपदों में फिर आपस में लड़ाई हुई तो अंत में जो है 6 रह गए, 6 के पश्चात 2 रह गए, 4 रह गए, 4 के पश्चात सिर्फ 1 रह गया, जिसका नाम था मगध। ठीक, अब आइए देखिए
ध्यान नहीं आ रहा आ जाएगा तो वो भी ले लेना, ठीक है ना। तुम लोगों में से जिसको ध्यान आए तो बता देना। हाँ, चंपा आने की राजधानी, ध्यान नहीं आ रहा हम, ठीक है ना। कौन सा चुप रहा। आइए अब इनके संबंध में हम लोग इतिहास को पढ़े, ठीक है। वो जो होगा उसको भी बताया जाएगा, घबराने वाली बात नहीं। हम देख लेंगे, आप लोग लिख लेना, सब जो रह जाएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। मगध के बारे में बातों में चर्चा होगी सबसे बाद में। पहले चर्चा करते हैं काशी, समस्या ही नहीं। काशी का जो है एक काश राजा थे जिनके नाम पर काशी बसा। वरुणा और असी नामक नदियों के संगम पर बसे होने के कारण इसका नाम, इस स्थल का नाम क्या, जहाँ जिसकी राजधानी थी उसका नाम क्या पड़ा, वाराणसी, ठीक है नहीं। इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी। यह राज्य एक समय वास्तव में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय से पहले काशी ही इनमें से शक्तिशाली राज्य था, लेकिन धीमे धीमे करके यह पतन के कगार पर होता गया और यह कौशल राज्य का अंग हो गया। ठीक, अब कौशल राज्य का राजा था कौन, प्रसेनजित। एक था महाकौशल, स्याही देता है, है नहीं। सुरेंद्र बाबू जी होंगे तो चलेगा, सुरेंद्र बाबू जी होंगे, स्याही ले आना या इनको मास्कों में वहीं स्याही ले जाओ। कौशल का राजा जो था जिसका नाम था महाकौशल, इसकी जो पुत्री थी कौशला देवी को बिंबिसार को ब्याही थी, जो मगध का राजा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध का वास्तव में प्राचीन ऐतिहासिक पहला वंश था, वो था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का पहला जो राजा था जिसका नाम था जरासंध। उसके पश्चात 16 वर्ष की उम्र में इसी बृहद्रथ वंश में एक मंत्री के पद पर था। उसने बृहद्रथ वंश के कमजोर उत्तराधिकारी का लाभ उठाते हुए अपने 16 वर्षीय पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठा दिया। उस समय बिंबिसार की उम्र कितनी थी, 16 वर्ष। तो 16 वर्ष की उम्र में बिंबिसार बन गया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया, कौशल देश की राजकुमारी महाकौशला देवी से विवाह किया है, और क्या बोलते लक्ष्मी नरेश की बहन से भी इसने विवाह किया। इस प्रकार से इसने अपनी स्थिति जो है वैवाहिक संबंधों के द्वारा मजबूत की, और इसने
बिंबिसार। लेकिन हम बात कर रहे थे काशी और कौशल की। तो कौशल, महाकौशल के पश्चात प्रसेनजित राजा बना। कौशल की दो राजधानियां थी, एक श्रावस्ती और एक सूर्यवंशिया थी। श्रावस्ती और साकेत कह लीजिए दूसरी, कुछ नाम है ध्यान में न रहा। ठीक है ना? ये आज का जो वर्तमान मतलब फर्रुखाबाद जिला है, तो वहाँ यह राज्य था। और ये वही राज्य था, भगवान राम वाला राज्य था ये। लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये इस स्थिति में आ गया 16 महाजनपदों वाले। श्रावस्ती इतिहास में पीसीएस में स्नाया है। इस श्रावस्ती के पास ही एक जगह जेतवन विहार था। क्या था? जेतवन विहार। महात्मा बुद्ध को भेंट किया गया था। जिसने किया था? अनाथ पिंडक। क्या? अनाथ पिंडक ने। जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तब हम दिखा देंगे। तो इसको बोलते हैं श्रावस्ती को महेर, और जेतवन वाले विहार जो स्थल है जहाँ पर था उसको बोलते हैं सहेत। तो ये नाम क्या हो गया? सहेत और महेर। यूपी पीसीएस में प्रश्न आया है कि जो श्रावस्ती थी या श्रावस्ती प्राचीन राजधानी थी, उसकी पहचान किस स्थल से की गई? सहेत महेत इस प्रकार से नाम दिया गया। तो वह स्थल प्रॉपर क्या था? महेत। ठीक है ना? अब देखिए प्रसेनजित के बारे में समझ लें आप। ठीक है ना? प्रसेनजित महाकौशल का लड़का था। प्रसेनजित का जन्म भी उसी साल में हुआ जिस साल महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का जिस साल जन्म हुआ उसी साल प्रसेनजित का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व माना गया है। इस आधार पर 563 ईसा पूर्व प्रसेनजित का भी जन्म समय था। दूसरी बात, यह बड़ा पेटू टाइप का व्यक्ति था, कामी प्रवृत्ति का था। इसकी तमाम अनेकों हजारों रानियां थी। ठीक है? यह जो है, जब महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व को प्राप्त हुए और उनकी ख्याति चारों ओर फैली, तो प्रसेनजित ने अपना जो है संबंध अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपना महत्व बढ़ाने के लिए महात्मा बुद्ध के कुल या वंश में, उनका कुल कौन सा था? शाक्य वंश। ठीक है ना? शाक्य कुल या शाक्य वंश था महात्मा बुद्ध का। तो उस कुल में, उस वंश में अपना विवाह कराने के लिए शाक्यों पर दबाव डाला। अब जब महात्मा बुद्ध की ख्याति चारों ओर फैल गई, ठीक है ना, तो होता क्या कि जैसे आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा हो जाए, ख्याति फैल जाए उसकी, तो आप लोग भी घमंड आ जाए। ठीक? और जिसने ख्याति फैलाई है उसको जरा सा भी घमंड नहीं होगा, क्योंकि उसे यथार्थ मालूम है। ठीक है ना? उसे यथार्थ मालूम है। लेकिन जिन्हें यथार्थ मालूम नहीं होता वो घमंड आ जाते। घर में एक IAS हो जाए तो जितने लोग और हैं
जिनमें काबिलियत नहीं है आईएएस बनने की, वो जरूर जितना वो आईएएस जो बना है वो अपना नहीं दिखाएगा रुतबा, उससे ज़्यादा घर वाले समाज में दिखाएंगे रुतबा। क्यों? क्योंकि जो काबिल है ऊपर वाला उसी को पद देता है जिसमें गंभीरता हो, जिसमें स्थिरता हो, जिसमें गुणों जो गुणों की खान हो। और जो गुणहीन लोग होते हैं वे घमंड ही करने लायक होते हैं, है नहीं? अब ये साक्य लोग इसी प्रकार के घमंड में चकना चूर हो गए। तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई बड़ा राजा था, अच्छा कौशल राज्य के अधीन ही वो साक्य लोग आते थे, ये गणराज्य था। ठीक, आपको बता दें कि 16 महाजनपदों में 14 जो है राजतंत्र थे और 25 एवं मंत्र, ये दोनों क्या थे? गणराज्य। और 25 गण में 8 गण सम्मिलित थे। 8 गणों का ये बहुत बड़ा संगठन था, यानी खुद में गणराज्य था, 25 एक गणराज्य था, और फिर 25 के अंतर्गत 8 गण और मिल गए थे। तो यह जो है 25 संघ बन गया, ठीक है ना? इसके 8 न्यायालय थे कम से कम, अलग अलग, जैसे मान लो लिच्छवी भी इसी में थे, 25 भी इसी में थे, विदेह भी इन्हीं में थे। 3-4 जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसमें 25 में। लेकिन हम बात कर रहे थे प्रसेनजित की। प्रसेनजित ने शाक्यों से अपना संबंध स्थापित करने के लिए उन पर दबाव डाला, क्योंकि शाक्त गणराज्य कौशल राज्य के अधीन या अंतर्गत आता है। अतः वे लोग कौशल राज्य से सीधा युद्ध ले नहीं सकते थे, लेकिन इस अहंकार में भी थे कि हम अपने कुल की, अपने वंश की किसी भी लड़की का विवाह दूसरी जगह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें एक अभिमान हो गया था, यदि हम दूसरी जगह करेंगे तो हमारे अहंकार को ठेस पहुँचेगी, हम ऊंचे हैं सबसे। हालांकि इक्ष्वाकु वंश के वो लोग भी थे, और अनेक इनमें से 2-3 वंश ऐसे हैं जो इक्ष्वाकु वंश के थे, जैसे कौशल भी, राज्य भी तो इक्ष्वाकु वंश का, ठीक है। भगवान राम का जो सूर्य वंश है, इक्ष्वाकु वंश है, बता के ये वो लोग उसी इक्ष्वाकु वंश के थे। ये असमक लोग भी अपने आप को इक्ष्वाकु वंश का कहते थे, ठीक है ना? इस प्रकार से इन लोगों ने क्या किया कि एक जो राजा की दासी थी, उस दासी की पुत्री का विवाह करा दिया, एक कहते कि एक जो है राजकुमारी। अब सभी शाक्यों को मालूम है इस बदमाश में, लेकिन दासी की पुत्री से विवाह करा दिया। और शाक्य लोग अंदर से बड़े प्रसन्न कि हमने अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखा और हमने अपने वंश की लड़की को नहीं काटा। उसी से जो है उसका नाम था, क्या नाम, मालिनी नाम रखा उसका, कुछ और नाम, और ही नाम कुछ और नाम था। बाद में उसने मालिनी नाम रख दिया प्रसेनजित। उससे जो है विद्युडव नामक लड़का पैदा हुआ। जब विद्युडव जो है बड़ा हुआ तो ये ननिहाल गया अपने, तो वहाँ पर शाक्य लोगों ने देखा, करीब 15-16 साल का हो गया, तो यह ननिहाल गया। वहाँ पर शाक्य लोगों ने देखा तो शाक्यों ने इसकी हंसी उड़ाई और कहा कि तुम तो जो है दासी पुत्र, दासी पुत्र। इस चीज़ का इसे बुरा लगा, इसने घर पे बताया। प्रसेनजित ने विद्युडव को और इसकी माँ को अपने राज्य से ही भगा दिया। बोले शाक्यों ने हमारे साथ वो किया है, हम एक दासी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध के समझाने बुझाने पर इसने फिर से पुनः अपने पास रख लिया विद्युडव को और उसकी माँ को। इसका प्रसेनजित का जो मंत्री था वो बड़ा षड्यंत्रकारी था। उसने विद्युडव से मिलकर प्रसेनजित को मारने का प्रयास किया। तो कहा कि तुम राजा बनोगे, विद्युडव से कहा। तो विद्युडव इस लालच में आ गया और प्रसेनजित
जो है जैसे तैसे अपने प्राण बचाकर भागा। लेकिन अब कहानी फिर मगध की ओर चली जाए, क्योंकि मगध में वो समझे बिना कहानी आगे नहीं बढ़ पाए। तो मगध को समझिए आप। हमने कहा मगध का पहला वंश कौन सा था? संस्थापक कौन था? जरासंध, जिसका उल्लेख महाभारत में हुआ है। ठीक, वास्तव में महाभारत काल में भी जो राज्य थे उनमें सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध ही था। हम लोग लिख लीजिए, फिर हम इससे आगे पढ़ाते हैं। बेटा मोबाइल देखती रहे ना, तुम लोग आगे बैठी, ठीक है? बंद हो जाते हैं कभी कभी। देखिए अब आप लोग देखिए कैसे लिख लिया पर नाम के बाद 2 बार कहाँ लिखा रहता है? ये शिशुनाम वंश लिखा और उसका संस्थापक शिशुनाम था। हम बता रहे हैं, ठीक है ना, बीच में ना। देखिए इसमें हर एक वंश में पहला बिंबिसार शासक हुआ। ठीक, इस कुल को पितृहंता कुल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हाँ, क्योंकि इनमें अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और गद्दी प्राप्त की, और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। यह जो है वो बौद्ध ग्रंथों में लिखा मिलता है, लेकिन जैन ग्रंथ उसे हत्यारा नहीं। जैन ग्रंथों में ये बात नहीं लिखी, ये बौद्ध ग्रंथों में लिखी।
ठीक है नहीं। अब इसका बिंबिसार का नाम था श्रोणय। अजातशत्रु का नाम था कुलिक। इन नामों से भी जाने जाते हैं। IAS की परीक्षा में एक बार पूछा गया था, और कितनी बार पूछा गया ये मालूम नहीं, लेकिन पूछा गया था। छोटी मोटी परीक्षा में जब कठिन पेपर बनाना होता है तो यहीं से उठा देते हैं कभी कभार ऐसे प्रश्न जो आपकी नज़र में से दूर हों लेकिन फिर भी नज़र के सामने रहते है नहीं। तो बिंबिसार ने क्या किया कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। इसका एक जो वास्तुकार था उसका नाम था महागोविंद। क्या नाम था? इसकी राजधानी थी गिरिब्रज और दूसरी राजधानी राजगृह का निर्माता कौन था? मतलब वास्तुकार महागोविंद। वास्तुकार का मतलब जानते हैं आप? आर्किटेक्चर बोलते हैं इंग्लिश में से, ठीक है नहीं। आज के समय में हम उसे ये आर्किटेक्चर तो एक अलग शब्द है, हम उस समय ये समझिए कॉमन शब्द हो गए इंजीनियर, ठीक। यानी कोई शहर का जो है प्लानिंग करके बनाना। तो राजधानी को प्लानिंग करके बनाया था किसने? महागोविंद। अच्छा, महागोविंद ने ये बनाया, महागोविंद ने ही जो अंग देश की राजधानी थी चंपा, उसको भी उसी ने बनाया। चंपा को भी डिजाइन किसने किया था? महागोविंद। जब आप लोग ये पूरा आज का टॉपिक कल का टॉपिक पूरा बौद्ध काल पढ़ लेंगे महात्मा बुद्ध का, तो यही पात्र पुनः फिर से रिपीट होंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बिंबिसार ने जो है क्या है अंग देश को जीत लिया अपने समय में, ठीक। प्रसेन जितने काशी का प्रदेश, क्योंकि उसकी बहन ब्याही थी, काशी का प्रदेश दहेज के रूप में मिल गया। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध को भी इन्होंने संरक्षण दिया, तो बौद्ध धर्म भी खूब फला फूला। यहाँ तक कि जब महात्मा बुद्ध जो है अपने गृह त्याग करने के पश्चात जा रहे थे तो इन्होंने बुद्ध को रोका। जब बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक। तो उन्होंने सिद्धार्थ को रोका और कहा कि तुम्हें अगर राज्य चाहिए तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम वहाँ पर राजतंत्र स्थापित कर दो, शाक्तगण। लेकिन फिर भी बुद्ध नहीं माने और बुद्ध ने वो, क्योंकि बुद्ध वैराग्य मतलब उन्हें वैराग्य से ग्रसित थे, मोह माया से वो बिल्कुल जो है दूर होना चाहते थे। अतः ये चीज़ें सब राजसिक प्रवृत्ति की द्योतक होती हैं। कौन राज्य है, ठीक है ना। तो बुद्ध ने इनकी बात को नहीं माना और आगे चले गए। लेकिन जब बुद्ध जो है बुद्धत्व को प्राप्त हुए तब क्या हुआ? तब बिंबिसार ने उन्हें जो है राज की संरक्षण दी, ठीक। इनका एक जो है बिंबिसार, और नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इसका एक राजकीय वैद्य था जिसका नाम था जीवक, ठीक। और सलावती नाम था, ठीक। सलावती। सलावती जो है बिंबिसार के राज्य की मुख्य गणिका थी, ठीक है ना। गणिका उस समय देखो नगर वधू उस समय चलन था, नगर वधू का, गणिका का, ठीक। ये अलग अलग शब्द हैं
जैसे वैश्य शब्द का अलग अर्थ है, गणका शब्द का अलग अर्थ है, नंगर वधू का अर्थ अलग है, देवदासी शब्द का अर्थ अलग है। लेकिन हम लोग जो जानकारी नहीं रखता है वो इनको, इन शब्दों को, और भी मतलब निकृष्ट शब्द हैं, इन सब को हम लोग बहुत निकृष्ट श्रेणी से देखने लगे, क्योंकि जानकारी के अभाव, जानकारी नहीं है तो हम लोग उसे जो है बहुत ही निकृष्ट, वो दोयम दर्जे की स्त्री समझने लगे, ठीक है नहीं। नंगर वधू वो होती थी, जैसे उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की सर्वश्रेष्ठ नगर वधू थी आम्रपाली, ठीक है नहीं। आम्रपाली जो है श्रावस्ती राज्य में एक ऋषि थे, उनकी वो कन्या थी, और जब उसकी सुंदरता की जो है चर्चा चारों ओर होने लगी तो अनेक राजकुमार ऋषि मुनि उसको प्राप्त करने के लिए आने लगे। अतः उसके पीछे जो है युद्ध होने की कगार पे आ गया। तब पे ये निर्णय हुआ कि इसे जो है नगर वधू बना दिया जाए। नगर वधू वह होती थी कि जो स्वयं जो है पुरुष का चयन करे कि हमें जो है किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं, ठीक है नहीं। वह स्वतंत्र होती थी, लेकिन नगर की वधू होती थी, पूरे नगर की, ठीक। उस पर दबाव नहीं था, उसका जो भी काम था उसकी स्वेच्छा पे था, ठीक है नहीं। लेकिन पद जो है, चाहे आप उसे गलत दृष्टि से समझ लें या सही दृष्टि से समझ लें, उस समय की एक परंपरा थी। उसी का जो है लड़का था जीवन, लेकिन इसने क्या किया कि लड़के को जब जन्म दिया तो इसने घूरे पर थे, वहाँ से बिंबिसार का पुत्र जो है अभय गुजर रहा था। अभय ने उस पुत्र को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया और शिक्षा हेतु उसे तक्षशिला भेज दिया, ठीक है नहीं। अब आपने ये देखिए, संसार के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से नाम आता है तक्षशिला का, ठीक नहीं। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि तक्षशिला क्या था, वास्तव में विश्वविद्यालय था, क्या था तक्षशिला? देखिए, अभी महात्मा बुद्ध का भी जन्म नहीं हुआ, महात्मा बुद्ध के पहले की बातें बताई जा रही हैं, ठीक है नहीं। वो तक्षशिला पहले से ही था। आप ये बताइए, तक्षशिला उस समय था कि जब महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी का भी जन्म नहीं। रियल बात ये है तक्षशिला की कि तक्षशिला में अनेक जो है अध्ययन केंद्र थे और अलग अलग अध्ययन केंद्रों के लिए अलग अलग संस्थान थे। तक्षशिला उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था, इसलिए वो पूरे स्थल को ही तक्षशिला विश्वविद्यालय कह दिया गया। जैसे चाणक्य भी वह जो है जब उसने सिकंदर के आक्रमण की बात सुनी कि सिकंदर ईरानी साम्राज्य को जीत चुका है, तो भयभीत हुआ कौन? चाणक्य। उसने कहा कि ये भारत को आए और भारत को भी नष्ट कर देगा, इसलिए वो घनानंद के पास आया। अब आइए यहीं पर फिर आ जाए, तो ये जो पढ़ के जीवक जो है, ये जीवक का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे बड़ा जो है डॉक्टर मानी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे बड़ा डॉक्टर है, ठीक। और जब आ गया ये जीवक, तो जीवक बिंबिसार के संरक्षण में राजवेद घोषित हो गए, क्योंकि चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करके आया था। जब जो है अवंती के राजा, जिनका नाम था पृथ्वी, इन्हें जो है बौद्ध ग्रंथों में या जैन ग्रंथों में कहीं कहीं लिखा है क्या, चंड पृथ्वी, क्योंकि निष्ठुर टाइप का था, जनता को सताता था, इसलिए नाम था इसका चंड पृथ्वी।
लेकिन रियल नाम था देव। तो जब उसे पीलिया रोग होगा तो बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को भेजा था। जीवक ने ही उसके पीलिया रोग को ठीक किया। पीलिया रोग को उस समय पांडु रोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पांडु। ठीक है ना? इतना हमने किसके बारे में बता दिया? बिंबिसार। अब आइए जा सकते हैं। एक चीज़ हमने देखी, अनुभव की बात बता रहा हूँ। ये जो ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग होते हैं, बहुत लोग आए संपर्क में, एक से एक बहुत बड़े बड़े विद्वान कि जो एक ही झटके में IAS बन गए। मतलब एक झटके का मतलब ये है कि उन्होंने BA किया, MA किया, MA के बाद 1 साल की कोचिंग ली, कोचिंग के पश्चात तैयारी हुई और उसके बाद पहला फार्म डाला, पहले ही फार्म में इंटरव्यू क्रॉस किया। ठीक, अब इसे क्या कहेंगे आप? तो हम ये चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को, अभी भी मतलब तीसरा सत्र है। एक चीज़ वो बहुत अच्छी बता रहे हैं, ध्यान आवे तो, कि जो होता है गंभीर व्यक्तित्व का होता है छात्र, उसमें अधीरता नहीं, उसमें व्यग्रता नहीं, और जो है अध्ययन के दौरान बहुत ज़्यादा व्यग्र हो जाए, अधीर हो जाए, ज़्यादा व्याकुलता हो गया, हमें बहुत जल्दी बनना उसको भी है जो धीर गंभीर है, जिसमें व्यग्रता नहीं है। 11, 14, 16 घंटे भी पढ़ता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर जो है धैर्य धारण किए, मेहनत कर रहा, लेकिन आपको उसके व्यक्तित्व से कहीं भी ये नहीं आएगा कि ये व्यग्र है, अधीर हो रहा किसी चीज़ को प्राप्त करने। ऐसे लोग बहुत जल्दी सफल होते। जो ज़्यादा व्यग्र दिखाई देते, अभी 3 सत्रों के दौरान, तीसरा है ये प्रारंभ हुआ, 2 सत्रों के दौरान और भी तमाम जगह पढ़ाए हम, अनेक जगह 7 डिग्री कॉलेज में पढ़ाए MA वालों को, सरकारी कॉलेज में। और तो हमने यही अनुभव किया कि जो बच्चे ज़्यादा होते हैं, सर हमें नोट्स दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अरे नोट्स ये समझो 2 रुपए किलो की चीज़ है, ठीक है ना? नोट्स का तब तक मेहनत नहीं है जब तक कि आपने उसमें मेहनत नहीं की। आपके द्वारा लिखा हुआ ही, आपका के द्वारा समझा हुआ ही चीज़ नोट्स है। आपने जिसे समझा है, आपका सिलेक्शन हो जाए तो वो अनमोल हो जाते हैं, और सिलेक्शन ना हो तो ये समझिए कि वो 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो की चीज़ हो गए। ठीक, तो पहला मापदंड बहुत अच्छा बता rहा है कि मेहनत कीजिए लेकिन अधीर मत होइए, व्यग्र मत होइए, ठीक है नहीं? अब आइए इस पे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त कर ली, तो प्रसेनजित ने काशी के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। समझ आ गई बात? ठीक, अतः अजातशत्रु और प्रसेनजित के बीच में लड़ाई। पहले युद्ध में अजातशत्रु जीत गया और दूसरे युद्ध में प्रसेनजित जीत गया। लेकिन प्रसेनजित ने फिर बाद में इसको माफ कर दिया और अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। ठीक, किसका विवाह? अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह किससे कर दिया? अजातशत्रु से। ठीक, और दहेज में पुनः जो है काशी का जो क्षेत्र था वह फिर से लौटा दिया।
तो अजाशत्रु के अधिकार में फिर से काशी का प्रदेश आ गया। अजाशत्रु ने सबसे बड़ी विजय प्राप्त की बज्जी संघ की। किसके ऊपर? बज्जी संघ। क्योंकि यह 8 गणराज्यों का समूह था और जब इसने इसको जीता तो महात्मा बुद्ध से युद्ध करने से पहले पूछा कि बज्जी संघ को कैसे जीता जाए, क्योंकि बज्जी गणराज्य था। तो महात्मा बुद्ध ने अजाशत्रु को बताया कि गणराज्य की, गणों की जो है सबसे बड़ी शक्ति होती है उनकी एकता। यदि इनकी एकता भंग कर दी जाए तो यह आपस में तितर बितर हो जाएंगे, इन्हें आसानी से जीता जा सकता है। अतः इसने अपने मंत्री वत्सकार को, मंत्री का क्या नाम था? वत्सकार। वत्सकार को अपने राज्य से दिखावे के लिए निकाल दिया। वत्सकार बज्जी संघ गया, वहां पर नौकरी प्राप्त कर ली बज्जी संघ में, और उन्हीं लोगों को आपस में एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया। उनकी शक्ति नष्ट होने लगी और इसी चीज का लाभ उठाकर अजाशत्रु ने आक्रमण कर दिया। लेकिन फिर भी हमें ये लगेगा कि अजाशत्रु ने बड़ी आसानी से जीत लिया होगा। ठीक, 16 वर्ष लगे अजाशत्रु को बज्जी संघ को विजित करने में। इसी युद्ध में अजाशत्रु ने रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। ठीक, कौन से? रथ मूसल और महाशिलाकंटक। रथ मूसल और अब आप लोगों में से आप लोग बताइए कि बाहुबली फिल्म किन लोगों ने देखी? बाहुबली फिल्म पहली फिल्म है, हाँ पहला पार्ट देखिए सबने? आप लोगों ने देखी? आप लोगों में किसी ने नहीं देखी? देखी है? उसमें आपने देखा होगा। आपको हम बता दें, जो बाहुबली फिल्म जो बनी है वो वास्तव में इतिहास के अनेक राजवंशों को मिलाकर एक कहानी गढ़ दी। ठीक, बाहुबली नाम भी इतिहास का है। रथ मूसल और महाशिलाकंटक भी जो अजाशत्रु ने इजाद किया था उस फिल्म में दिखाया गया। ठीक, क्या एक वो जो भल्लाल देव था, भल्लाल देव के रथ में पहियों में तलवार लगा दी गई और वो जैसे जाता था, जहाँ सेना के जैसे बीच से गुजरता था, तलवारें घूमती जाती थी, पहिया घूम रहा था, तलवारें घूम रही, और जो जो उनकी चपेट में आ जाता था वो जो क्षतिग्रस्त हो जाते थे। ठीक, यह इजाद किसने किया था? अजाशत्रु। दूसरा महाशिलाकंटक, यानी एक बहुत बड़ा बनाई मशीन इस प्रकार से, और उसमें बहुत विशाल पत्थर का टुकड़ा रखा, उसको तमाम मजदूरों ने ताना खींचा और खींच के एकदम छोड़ दिया, तो वो पत्थर जो है उस तरफ वेग से भाग चला गया। पत्थर चला गया तो उस तरफ जो सेना खड़ी है उनके ऊपर गिरेगा और तमाम सैनिक जो है मर के दब जाएंगे, है नहीं? दब जाएंगे और मर जाएंगे। ये सब फिल्म में दिखाया गया। और वास्तव में इनका आविष्कारक कौन था? अजाशत्रु। ठीक, हाथियों का युद्धों में प्रयोग करने वाला पहला अगर कोई राज्य था तो वो मगध राज्य था। हाथियों का सेना में जो प्रयोग होगा, और फिर बाद में ये हाथी जो है बहुत बड़ी पराजय कारण। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हाथी और लोहा, इन दो चीज़ों ने मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किया।
और बाद में ये हाथी जो है स्वयं पराजय कर रहे हैं। ये मुहारा अपने हाथी के कारण है। एक दो राजाओं का और सुने हैं जो हाथी के ओहदे ही में बैठे रहे है और अंत में पराजय को प्राप्त हुए। अनेक जगह देखा कि तो कहीं इब्राहिम लोदी का कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की सेना बहुत से हाथी थे और जब तोपें गरजी बाबर की 10,000 की सेना थी बाबर। लेकिन भारतीय जो है जैसे अलबरूनी ने कहा है कि वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, अलबरूनी ने भी कहा कि इस संसार में आके हाथ पांव हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठकर जाना नहीं अच्छा। मतलब हम भारतीय जो है अन्य कहीं इतने आलसी हैं कहीं जाना ही नहीं चाहते। संसार में कितना परिवर्तन हो रहा है। चीन में कब जो है बारूद का आविष्कार हो गया, भारत में बारूद जो है कौन लाया? बाबर। 1526 में पानीपत के युद्ध में तोपों का पहली बार प्रयोग हुआ। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से तोपें भारत में कब आ गई थी? कृष्णदेव राय के समय। बाबर से पहले कृष्णदेव राय ने भारत में तोपें मंगा ली थी और तोपों का प्रयोग करने लगा। इतिहास में प्रश्न आता है कि अगर वास्तव में भारत में, अब सुनिए, कृष्णदेव राय का संबंध जो है विदेशों से था। विदेशी व्यापारी आते थे, यूरोपीय लोग आते थे तो अच्छे घोड़े मंगाता था और जो जो वहाँ पे होती थी चीज़ें, अस्त्र शस्त्र, वो मंगाता था। वो अच्छा अपने समय का अच्छा राजा था वो, विजयनगर साम्राज्य का। लेकिन ये उत्तर भारत में ये लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, आपस में ही गुत्थम गुत्था हो रहे थे। उसका लाभ बाबर ने उठा लिया। मात्र 10,000 की सेना इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना में भारी पड़ गई। और जब तोपों के गोले गिरे तो ये जो हाथी थे उन्होंने अपनी सेना को रौंद के भागे। तो अजातशत्रु के समय में माता बुद्ध की मृत्यु हुई और बाद में जो है उनके 8 भाग किए गए अस्थियों के। एक भाग को अजातशत्रु भी लाया और उस पर एक चैत्य का निर्माण किया, महाविहार। ठीक है। अब अजातशत्रु की मृत्यु का कारण अध्ययन था। अच्छा, जब यह जो है अजातशत्रु ने देखा कि हमारी राजधानी राजगृह सुरक्षित नहीं है ज़्यादा, तो उसने क्या किया? उसने एक ऐसा स्थान देखा कि जो सुरक्षित हो सकता था, तो यहाँ पर बाद में पाटलिपुत्र नगर बसा। ठीक है नहीं? उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया, लेकिन उसका पहचान किसने की थी? अजातशत्रु ने। योजना अजातशत्रु ने बना दी थी, लेकिन उसको कार्य को पूर्ण किसने किया? उदयन ने। इसलिए कहा जाता है कि पाटलिपुत्र की पहचान किसने की स्थान की? अजातशत्रु ने। लेकिन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और पाटलिपुत्र को बसाया किसने? उदयन। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि प्रसेनजित और अजातशत्रु का क्या संबंध था। समझ में आ गई सबको? प्रसेनजित ससुर था, अजातशत्रु उसका। ठीक। अब देखिए, जब विदुरथ ने प्रसेनजित को मारने का प्रयास किया तो प्रसेनजित भागा, लेकिन नगर द्वार के पहले ही, क्योंकि बूढ़ा आदमी था, 80 साल की उम्र हो गई प्रसेनजित की, बूढ़ा होने के कारण हार गया, थक गया और नगर द्वार के समीप पहुंचकर इसकी मृत्यु हो गई। जब अजातशत्रु को जानकारी मिली तो वह आया, उसका अंतिम संस्कार कराया विधि विधान से। इस प्रकार से प्रसेनजित का अंत हो गया और विदुरथ जो है राजा था।
अब बिट्टू डब के दिमाग में वही कहानी थी शाक्यों ने इसका अपमान किया, दासी पुत्र का। ठीक है नहीं, समझ आ गई बात। दासी पुत्र कहा तो इसे वो हृदय में लग गई थी बात। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात करीब 8 वर्ष पश्चात बिट्टू डब ने शाक्य राज्य पर आक्रमण कर करीब 77,000 शाक्यों को इसने मारा। उस समय मतलब जनसंख्या इतनी विशाल नहीं थी, फिर भी जो है ज़्यादातर शाक्यों को मार दिया। अब जो भाग गए वो बात अलग है, लेकिन जितने दिखाई दिए उसे उन सबको उसने बच्चे भी नहीं बख्शे। ठीक, जब यह आ रहा था लौट कर इन्हें नष्ट करके शाक्यों को, तो रास्ते में अचिरावती नदी मिलती। उस नदी को पार करते समय एकाएक बाढ़ आई, तेज पानी आया, बहाव आया। और उस बहाव में यह मैं पूरी सेना के बह गए। ठीक है, ये जो है इस राज्य की कहानी बता रहे थे। बाद में यह मगध राज्य में अजातशत्रु ने इसको अपने राज्य में। अब आपके सामने कुछ नहीं होगा कि ये अचरावती नदी कौन है। ये पुराना नाम है अचरावती। अचरावती आज की राप्ती नदी। ठीक है ना, अचरावती आज की राप्ती नदी। काशी बता दिया, अंग की राजधानी चंपा थी, ये भी हमने बता दिया। और इसका पहले मगध राज्य में बिंबिसार ने विजय किया था, कौशल बता दिया। कुरु जनपद, कुरु महाजनपद जो आज का दिल्ली क्षेत्र है, मेरठ वाले क्षेत्र में स्थित। ठीक, अब वर्तमान में जहाँ मेरठ है वहाँ पर एक कुरु जनपद स्थापित था, जो पहले कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी। और यह जो है इस समय इनकी राजधानी कहाँ पे थी? इंद्रप्रस्थ। इनकी राजधानी का क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ। अब देखिए मत्स्य, ये जो जयपुर अलवर वाला क्षेत्र है, भरतपुर वाला क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र में कौन महाजनपद फैला हुआ था? मत्स्य जनपद। इसकी राजधानी क्या थी? विराट। विराट नगर जो है इसकी राजधानी थी। कंबोज जो है एकदम गांधार के ऊपर स्थित था। यानी अफगानिस्तान में सिर्फ 2 महाजनपद थे, और वो 2 महाजनपद कौन कौन से थे? एक कंबोज था और एक गांधार। कहाँ गया गांधार? कंबोज और गांधार कहाँ पर थे? अफगानिस्तान। ठीक है ना। कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे उस समय। अच्छा, एक चीज हमने बताई कि नहीं बताई आपको कि यह 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? बताया। तो पहली चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न तो यही आता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। हालांकि इनकी एक जानकारी का स्रोत महावंश नामक पुस्तक भी है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। अब जो चेदी है, कंबोज की
की राजधानी हाटक क्या थी? हाटक। चेदी गणराज्य जो गणराज्य चेदी महाजनपद जो बुंदेलखंड में स्थापित था। बुंदेलखंड में एक ही महाजनपद था जिसका नाम था चेदी, ठीक है ना। और चेदी महाजनपद की राजधानी सोथीवती थी। क्या थी? एक हम भूल रहे थे और उसका नाम था मथुरा। तो मथुरा कहीं नहीं है, मथुरा भूल रहे थे हम लोग की 16 है, मथुरा भूल रहे। तो चेदी की राजधानी क्या थी? सोथीवती। यह सोथीवती जो बांदा के आसपास के क्षेत्र को ही कहा जाता है, ठीक है ना। भगवान राम के समय भी जब 16 महाजनपद के पहले का समय भगवान राम का माना जाता है, और भगवान कृष्ण के समय भी यहाँ पे जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का राजा कौन था? शिशुपाल था। और भगवान कृष्ण की एक बुआ यहाँ बुंदेलखंड में भी आई, जिनका लड़का शिशुपाल था। अब आइए वत्स। वत्स जो है इलाहाबाद और कौशाम्बी तक के प्रदेश को वत्स कहा जाता है, ठीक। इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। यहाँ के राजा का नाम था उदयन। उदयन का अवंती के राजा से शत्रुता थी। उदयन वही वंश है। आपको बता दें वत्स ये जनपद कैसे बना, महाजनपद। महाभारत तक की कहानी आप सबको मालूम है नहीं? नहीं है मालूम तुम लोगों को? भाई ये बताइए, सीधा प्रश्न जानकारी के लिए बता दें कि महाभारत के अंतिम समय पर जब पांडव चले गए तो किसे अपना राजा बना गए थे? किसे राजा? परीक्षित को बना गए थे। किसे बना गए थे? परीक्षित। परीक्षित के पश्चात फिर उनका जन्मेजय। और जन्मेजय ने नाग यज्ञ कहाँ किया था? अफगानिस्तान में। जन्मेजय का नाग यज्ञ आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो अफगानिस्तान में किया था उसने नाग यज्ञ, इतिहास में प्रसिद्ध। परीक्षित का परीक्षित का 5वां वंशज था, इसका नाम था नीचक्षु, ठीक है नहीं? 5वां था या 13वां था, कंफ्यूज हो गए, ठीक है। 13वां था शायद, यह 13वां वंशज था। शायद जन्मेजय 5वां था, लड़का नहीं था ये हमारे ख्याल से, ठीक है। जो भी हो, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हम। तो इतना है कि 13वां वंशज था नीचे से, उस समय राज्य कर रहा था। तो उस समय गंगा नदी में बाढ़ आई और उसने कहा कि अब यहाँ स्थान सुरक्षित नहीं है, तो वह अपने राज्य को नगर वासियों को लेकर यमुना नदी के किनारे यहाँ आ गया और कौशाम्बी को अपनी राजधानी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये वही वंश था जो कौरव वंश या पूर्व वंश के नाम से प्रसिद्ध, कौरव भी से कहा। उसी वंश का अब हम बता दें, तो ये ध्यान रखिएगा। 5वां वंशज था नीचक्षु, इसका परीक्षित का 5वां वंशज था नीचक्षु और 13वां वंशज था उदयन।
ठीक है नहीं। 13वां वंश उदयन था। तो उदयन को शिकार खेलने का बड़ा शौक, इतना शौक था कि इसका स्वयं का एक बहुत बड़ा जंगल था अपना, उसमें शिकार खेलता था। एक दिन रास्ता भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ पर कौन सा राज्य था? वो अवंती राज्य था। तो वहाँ के लोगों ने इसे पकड़ लिया, सैनिकों ने, और पकड़कर इसे प्रद्योत के सामने लाया गया। तो प्रद्योत ने इसे कारागार में डाल दिया। अच्छा, कुछ समय 1 आध महीने रहा तो उसने सोचा कि ये जो है राजा है, इसे संगीत कला आती है, इससे बढ़िया इसका कुछ उपयोग किया जाए, क्योंकि कैद खाने में है ही हमारा। तो उसने अपनी पुत्री के लिए इसे जो है संगीत की शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, ठीक है नहीं। और वहाँ पर जिसका नाम था बासव दत्ता, प्रद्योत की पुत्री का क्या नाम था? बासव दत्ता। वहाँ पर जो है उदयन एवं बासव दत्ता का प्रेम हो गया और यह उदयन बासव दत्ता को लेकर अपने राज्य में भाग आया, ठीक है नहीं। अंत में ये जो कहानी है इतिहास में भी है, यही इतिहास की कहानी भास ने लिखी है, स्वप्न बासव। रत्नावली में भी ये कहानी उल्लिखित है, हर्षचरित ने वो उसमें क्या नाम राजा हर्ष ने भी ये इनकी कहानी पर एक ग्रंथ लिखा। सबसे प्रसिद्ध कहानी है भास की, जिसे कहते हैं स्वप्न बासव दत्ता। उदयन एवं बासव दत्ता की कहानी का उल्लेख भास ने किया है। इस पुस्तक का नाम है स्वप्न बासव दत्ता। बाद में प्रद्योत ने इनके विवाह को वैधानिक अनुमति दे दी और उदयन से मित्रता कर दी। गांधार भेड़ों के लिए और अपनी ऊनों के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत काल में आपने गांधारी का नाम सुना होगा। ये अफगानिस्तान में था प्रदेश। आज का कंधार आज का कंधार उस समय का क्या था? गांधार, ठीक है ना। बाद में नाम कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया? कंधार, गांधार से कंधार। अब आइए बच्ची हमने बताई दिया आपको, है नहीं। इसमें जो बच्चियों की राजधानी थी वैशाली। अब आइए मल्ल। तो मल्ल जो है ये 2 राजधानियाँ थी, एक पावा, दूसरी कुशीनगर। पावा में महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त, कैवल्य प्राप्त किया था, ठीक है नहीं, मतलब शरीर को छोड़ा था। और पावा में ही शिष्टपाल जो राजा था उसने एक संस्थागार बनाया था। संस्थागार का मतलब है आधुनिक संसद, ठीक। तो उसके उद्घाटन के लिए महात्मा बुद्ध आए थे। तो वहीं महात्मा बुद्ध को अतिसार रोग हो गया। चुंद नामक एक व्यक्ति ने उनके यहाँ भोजन किया महात्मा बुद्ध ने, तो शुक्र माता नामक द्रव्य दिया था, जिसके कारण उन्हें अतिसार हो गया और महात्मा बुद्ध पावा से भागे। क्योंकि पावा में महावीर स्वामी ने भी क्या है, शरीर त्यागा था, तो वो जैनियों का गढ़ हो जाता, ठीक है नहीं। अतः महात्मा बुद्ध कहाँ है? कुशीनगर में ही उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। अब मल्लों के बारे में बता दें आपको इतिहास के। मल्लों का इतिहास कौन है? मल्ल कौन है? तो मल्ल वास्तव में भगवान राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। प्रत्येक भाई के 2-2 लड़के थे। लक्ष्मण के छोटे लड़के का नाम था चंद्रकेतु मल्ल। मल्ल उस समय किसे कहा जाता था? पहलवान को कहा जाता था मल्ल, ठीक। वो पहलवान टाइप का था। उस समय के राजा लोग पहलवानी कहते थे। जैसे मगध का राजा जरासंध पहलवान था, ठीक है। मल्ल युद्ध में उसके मुकाबले में कोई नहीं था। भगवान कृष्ण को 16-17 बार उसने पराजित किया। तो कृष्ण भगवान को छोड़ के स्वयं क्या है द्वारका जाना पड़ा कि बड़े ऐसे क्षेत्र का फायदा जिससे मतलब लाभ ना हो, है नहीं। कई बेड़ियाँ सोने की भी बुरी होती, जंजीरें जो है सोने की भी डली हों तो भी वे बुरी की बुरी। लेकिन भीम
ने हराया था उसे। इसी प्रकार से लक्ष्मण का जो छोटा लड़का था उसका नाम था चंद्रकेतु मल्ल। और चंद्रकेतु मल्ल के जो वंशज हुए, जो पुत्र पौत्रादि हुए, उनसे ही क्या नाम, वंश का नाम पड़ा मल्ल। और फिर बाद में ये मल्ल गणराज। हमारे बगल में इलाहाबाद में एक राजेश मल्ल थे, ठीक, जिस मकान में हम रहते थे उसमें 2 ही कमरे थे, बगल में भी राजेश मल्ल थे। तो हमें वो भगवान राम वाले याद आ जाते थे, हमने खूब सेवा की उनकी, ठीक है नहीं। मल्ल साहब का सिलेक्शन हो गया, रेलवे में होगा, फिर प्रोसिक्यूटिव ऑफिसर में हो गया, इस समय गोरखपुर में, ठीक है ना। हमारी बातचीत होती है, मित्रता आगे की उसी नगर के ही हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि मल्लों के बारे में आप लोग जानेंगे, तक्षशिला के बारे में जान ही गए। तक्षशिला की इतिहास ये है कि जब बंटवारा हुआ भगवान राम के भाइयों के लड़कों के बीच में, तो भरत के भी 2 लड़के थे, एक का नाम था पुष्कर, दूसरे का नाम था तक्ष, ठीक है ना। तो तक्ष के नाम पर एक नगर बसा जिसका नाम हुआ तक्षशिला, और पुष्कर के नाम पर एक नगर बसा जिसका नाम हुआ पुष्कलावती, ठीक है, जिसे कभी कभी चरसड्डा के नाम से भी जानते हैं, पुष्कसरण के नाम से भी जानते हैं। पुष्कलावती प्राचीन समय में एक अच्छी नगरी थी, गांधार प्रदेश के अंतर्गत ही आती थी। उन लोगों ने अपने अपने राज्य ले लिए, ठीक है। हेलो, बेटा आप ही कहते हैं क्लास पढ़ा लो, तो आज इतना ही रहने दें। अवंती का हमने बता ही दिया है। अवंती राज्य को शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में मिला था। शिशुनाग के पश्चात कैलाशोक हुआ, जिसे काकबाण के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। शिशुनाग की हत्या महापद्म नंद ने कर दी। महापद्म नंद के बारे में बता दें कि यह जो है नाई जाति का था और राजा का सेवक था। राजा की रानी से इसका प्रेम हो गया और रानी के इशारे से इसने राजा के बाल बनाते हुए गर्दन काट दी। एक कहानी ये भी है। दूसरी कहानी ये भी है कि राजा जो है सेना का निरीक्षण कर रहा था, तभी इसने महापद्म नंद ने राजा को छुरा भोंक कर हत्या कर। एक कहानी जो है बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथों में इस प्रकार से अनेक कहानियाँ मिलती हैं। उनमें से 2 कहानियाँ हमने आपको बता दी। लेकिन नापित था, मतलब नाई था। नाईगिरी का काम शिशुनाग वंश में राज परिवार में यह कर, तो एक अच्छी पोजीशन में था। और जब जो है इसने परिस्थितियाँ देखी, रानी का सहयोग मिला, तो इसने राजा को मारकर स्वयं शासक बन गया। लेकिन अब समझिए, आपको हम बता दें कि जो इतिहास में पढ़ाया जाता है, आप लोगों ने एक चीज़ गंभीरता से नहीं सोची कि जितने भी निम्न कुल के लोग हैं वे हमेशा अच्छा शासक बने। निम्न कुल के जितने भी हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का कुल जो है पता नहीं, सब ने अलग अलग लिखा है नहीं। इतिहास के पन्नों में पलट लीजिए, सब लोगों ने अलग अलग लिखा। किसी ने अपने अपने हिसाब से सबने परिभाषा दी। पुराणों में भी उसे वृषल कहा गया, मतलब निम्न जातीय कहा गया। अब क्योंकि वो जैनी था तो जैनियों ने क्षत्रिय घोषित कर दिया। अब बौद्ध को शरण नहीं देता था, इसलिए बौद्धों ने भी बुराई की, ठीक है नहीं। लेकिन वो जो है भारत का पहला राजा हुआ जिसने पूरे भारत को एक किया। उसी प्रकार से महापद्म नंद ऐसा शासक हुआ, इनसे पहले मौर्यों से पहला शासक हुआ जिसने 16 महाजनपदों में जितने भी एकाध को बच्चे थे उनको भी जीत लिया, ठीक है। इस प्रकार से इसके 8 लड़के थे महापद्म नंद के। इसने जो है कि एक क्षेत्र था कौन सा,
कलिंग, कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था, और महापदम नंद, इसे द्वितीय ब्राह्मण भी, द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है, क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया। यानी भारत के इतिहास में यह एक महापराक्रमी राजा के रूप में सिद्ध हुआ। इसका लड़के 8 थे, जो बड़ा लड़का था उस बड़े लड़के का नाम था क्या, सुमाल। क्या नाम था, क्या नाम था, सुमाल। सुमाल को ही उसने अपनी गद्दी पर बैठाया, और सुमाल ही जो है धन में उसे आनंद आता था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, धनानंद। ठीक है नहीं, धनानंद की को मार कर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे, फिर मौर्य वंश प्रारंभ हो गया। अब कल आपको पढ़ाया जाएगा जैनधर्म और, ठीक है नहीं, इसमें से आपको क्या पढ़ना है, घर पे कुछ अध्ययन करना है तो कुछ आप लोगों ने किताबें ले ली होंगी, उनके लिए भी हम बता दें कि अगर चैप्टर पूरा करना है तो आपके लिए जरूरी है कि सभी राज्यों की राजधानियाँ रट लें, इनमें से एक आध दो राजाओं के नाम रट लें, खाली 4-5 ऐसे जो राज्य थे जिनके बारे में समझा जाता है। और उस समय जो है 10 जो है 8 या 10 जो है गणराज्य थे, ठीक, उन 10 गणराज्यों में क्या क्या कौन कौन महत्वपूर्ण थे, एक आध दो महत्वपूर्ण थे, लेकिन वो 10 पढ़ जाइए आपको। इतना है आज के टॉपिक।